नमस्ते बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं रवि सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th चैप्टर, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट। हमने डिमांड के बारे में इससे पहले 5th चैप्टर में और उसके भी पहले डिमांड के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। हम इस चैप्टर में जनरली बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स की। क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स? वो फैक्टर्स जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, यानी डिमांड कितना होगा, कैसे होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स। जिसमें हमने मेजरली किन किन चीज़ों पे बात की? हमने प्राइस पे बात की, हमने इनकम पे बात की, इनकम भी डिसाइड करता है डिमांड कितना होगा। फिर हमने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट टैक्सेस की बात की, हमने सब्स्टिट्यूट की बात की, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की, राइट। हमने टेस्ट की बात की, हमने प्रेफरेंसेस की बात की, राइट। हमने सब समझा कि टेस्ट की वजह से डिमांड कैसे कम ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस की वजह से कैसे होता है, लोगों की इनकम कम ज़्यादा होती है तो कैसे डिमांड में भी कम ज़्यादा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। और प्राइस सबसे मेन जो होता है, प्राइस कैसे प्राइस की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कारण से, चाहे वो प्राइस हो गया, इनकम हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, टेस्ट या प्रेफरेंस हो गए, किसी भी वजह से जब डिमांड कम या ज़्यादा होता है तो कितना कम होता है और कितना ज़्यादा होता है, हमें ये समझना है। जैसे हमने अभी तक थियरी क्या पढ़ी प्राइस से रिलेटेड, कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, ये हमने पढ़ा, और प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा। तो हमने थियरी तो पढ़ी है, लेकिन कितना कम होता है और कितना ज़्यादा होता है ये नहीं पता। मतलब कि कितना प्राइस कम होगा तो कितना ज़्यादा होगा डिमांड, और कितना प्राइस बढ़ेगा कि तो डिमांड कितना कम होगा। ये जो कितना शब्द है ना, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, यही हमें इसमें समझना है कि कितने फ्लक्चुएशन पे कितना डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो ये इलास्टिसिटी वर्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो इलास्टिसिटी है ये इसका मतलब ये फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम ज्यादा होना। क्या? कम ज्यादा होना। किसके फ्लक्चुएशन की बात हो रही है? डिमांड के फ्लक्चुएशन की बात हो रही है, यानी डिमांड का ज्यादा होना और डिमांड का कम होना, इसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक मतलब जैसे रबड़ होता है, रबड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इलास्टिक होता है। रबड़ एक ऐसा सामान है, ऐसी थिंग है, ऐसी चीज़ है जो कम ज़्यादा होता है। रबड़ को खींचेंगे बढ़ता है, छोड़ेंगे कम होता है। तो डिमांड भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात हो रही है। तो हम समझेंगे कि चाहे प्राइस हो गया, चाहे इनकम हो गया, और चाहे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, या और कोई कारण हो गया, इन सब की वजह से कितना डिमांड बढ़ता है, कितना कम होता है। कितना, हमें पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वही हम यहाँ पता करने वाले हैं। कितना, ठीक है ना? चलो समझते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट मतलब कहाँ तक, टू विच डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब मैंने भी बताया, जो तय करते हैं डिमांड को, तय करने वाले फैक्टर कौन से हैं? ये सारे हैं। तो कह रहे हैं कि इनके बदलने से किस हद तक डिमांड बदलता है, वही हमें यहाँ पे समझना है। रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी, यानी कितना इनकम बढ़ता है तो कितना डिमांड बढ़ता है, या कितना डिमांड कम होता है, हमें यही तो समझना है। ठीक है? As has been explained in the last chapter में हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा रफ कर दूं। हाँ, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन प्राइस। हमने पढ़ा था ना कि डिमांड, किसी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस पे निर्भर करता है। प्राइस कितना है? उसके इनकम, कंज्यूमर के इनकम पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने ये भी पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट यानी टी और कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कार एंड पेट्रोल। तो ये कुछ मेन 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होता है।
thus इसलिए बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन एक्सटेंड टू विच क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों की वजह से कितना और कहां तक, कितना या फिर कहां तक डिमांड जो है बढ़ता है या कम होता है, कितना कहां तक, राइट। विथ चेंज इन ओन प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स। ओके, इन अदर वर्ड्स डूले, ये इकोनॉमिक्स ने इन्होंने थियरी दी, क्या दी है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मापता है, मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड यानी गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चेक करती है, वो ये चेक करती है कि कितना डिमांड कम हुआ है या कितना डिमांड बढ़ा है। अगर मान लो कम हो रहा है तो कम होने का कारण पता करती है, और कारण में भी देखती है कि कारण कितना था और बदला कितना है। एग्जाम्पल दे देता हूं, चलो मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट है जिसका दाम है 10 रुपया और इसका डिमांड कितना किया जाता है 100 यूनिट एग्जाम्पल। अब क्या हो गया कि 10 रुपये से बढ़कर इसको 15 कर दिया गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। हम लोग प्राइस लिए, फिलहाल क्या लिया उन्होंने, प्राइस लिया, फैक्टर 10 से 15 हो गया। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होना चाहिए। अब जो डिमांड है यहाँ पर वो कम होकर 70 हो गया, तो इनके बीच का रिलेशन निकाला जाएगा कि कितना प्राइस बढ़ने पे कितना डिमांड कम हुआ है। तो ये जो रिलेशन है कितना प्राइस बढ़ा कि कितना डिमांड, ऐसे देखा जाए तो क्या लगता है कि 10 से 15 यानी कि 50% बढ़ा, तो 50% डिमांड कम होना चाहिए, नहीं 50 होना चाहिए था, 70 की जगह 50, लेकिन 50 नहीं हुआ, ये 70 हुआ। तो हमें वही समझना है कि कितना प्राइस चेंज होगा तो कितना डिमांड बढ़ता है या उनका रिलेशन क्या है आपस में। तो वही लिखा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, क्या मेजर करती है, रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्सिवनेस कि डिमांड कितना आया किसी भी गुड्स का, जब प्राइस में बदलाव आया, किसी और प्रोडक्ट्स के प्राइस में बदलाव आया और कंज्यूमर की इनकम में बदलाव आया तब। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयर आर 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कह रहा है कि डिमांड मेजरली 3 कारणों से फ्लक्चुएट होता है। पहला हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन होने वाला, दूसरा इनकम की वजह से, और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात होगी। तो एक एक करके समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in quantity demanded is measured with respect to change in own price of commodity। एक मिनट, सो when change in quantity demanded में बदलाव is measured with respect to change in own price of commodity, it is called price elasticity of demand। तो ये थियरी कहाँ काम आती है, जब हम डिमांड, जो भी डिमांड आया है या डिमांड हो रहा है, उस डिमांड की तुलना प्राइस से करते हैं तब, यानी हम प्राइस को रीजन मानकर डिमांड के फ्लक्चुएशन को देखते हैं, तब कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी हम यहाँ पे प्राइस को पकड़ेंगे और देखेंगे प्राइस के बदलने से डिमांड कितना बदल रहा है। जब इस थियरी को अप्लाई करेंगे तो ये थियरी कहलाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर यानी कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सेम यहाँ पर हम डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, सब में हम डिमांड ही कैलकुलेट करने वाले हैं, पर यहाँ पे रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन होगा इनकम। तो हम देखेंगे कि किसी कंज्यूमर के, किसी बायर के इनकम में कितना बदलाव आ रहा है और उस हिसाब से फिर उसके डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है। इनकम में कितना बदलाव आ रहा है और उस हिसाब से डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है। तो हम जब इनकम को डिमांड से कनेक्ट करके बात करेंगे तो कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, ध्यान देना, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी is measured with the respect to change in the price of other commodity is called cross elasticity of demand। क्या रहा है यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट होंगे X और Y। When change in quantity demanded of one commodity is measured, मान लेते हैं कि हम X के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम X के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और X का डिमांड किसी और के यानी Y के प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है,
जब ऐसे एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी y के प्राइस के कम ज़्यादा होने से जब x के डिमांड में कम ज़्यादा होगा तो इसे कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वापस से समझो, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, वो वन कमोडिटी कौन सी है, x, और यहाँ पे क्या बात हो रहा है, डिमांड, तो x की डिमांड के बारे में बात हो रहा है। इसको किससे मेजर किया जा रहा है, मेजर किससे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर मतलब यहाँ पे y के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जिसके प्राइस दिया गया है। यहाँ पे y का प्राइस कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे x का डिमांड कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। क्या है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। इन अकॉर्डिंग विद द सिलेबस ऑफ 11 द प्रेजेंट चैप्टर फीचर्स ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये तो नोटिंग। तो हमने क्या समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये समझने वाले हैं कि डिमांड कितना फ्लक्चुएट होता है, यानी कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस देखेंगे, यानी प्राइस की वजह से कितना कम ज्यादा हो रहा है, इनकम की वजह से कितना कम ज्यादा हो रहा है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस की वजह से कितना कम ज्यादा हो रहा है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम सबसे पहले कहाँ आ गए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आ गए, यानी पहले वेक्टर की तरफ आ गए। क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस और डिमांड, मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट है और एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स है, एक्स कॉमन, एक्स तो कॉमन है, प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज था, तो 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, राइट, प्राइस गिर के 50 हो गया, तो हो सकता है जैसे 50% गिरा है उस हिसाब से 50% बढ़ जाए, तो यानी कि 150। तो अभी इसमें अगर हम लोग देखें कि कितना कितना चेंज हुआ, तो नजर क्या आता है, प्राइस में 50% चेंजेस आया है और उसी हिसाब से डिमांड में भी 50% चेंजेस आया है। प्राइस 50% कम हुआ और डिमांड 50% क्या हो गया, 100 से 150 हो गया। तो इस कंपैरिजन को ही कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट, हमको मापना है, चेक करना है कि परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ डिमांड के अंदर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 100 रुपए से 50 रुपए, यानी 50% कम होने की वजह से डिमांड 50% बढ़ गया। तो ये कंपैरिजन ही क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इट टेल्स अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइजिंग प्राइस और परसेंटेज चेंज राइजिंग डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन प्राइस। और ये ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, जैसे 100 से 150 हो गया, प्राइस जो है 100 से 150 हो गया, तो यहाँ पे भी 50% ही चेंजेस आया, लेकिन 50% बढ़ा है, तो डिमांड क्या होगा, 100 से 50 हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 50, तो 50% बदला। कुल मिला के परसेंटेज पता करना है कि कितना परसेंट प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके हिसाब से कितना परसेंट डिमांड जो है कम ज़्यादा हो रहा है, और यही चेक करना ही हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की डिमांड की तुलना प्राइस से। यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, डिग्री ऑफ चेंज मतलब कितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में, इन रिस्पॉन्स टू, किसके बदले में, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी प्राइस के मुकाबले, प्राइस के परसेंटेज के मुकाबले, परसेंट प्राइस का कितना परसेंट फ्लक्चुएट हो रहा है उसके हिसाब से डिमांड का कितना परसेंट फ्लक्चुएट हो रहा है, वही हमें समझना है। तो इसे हम दो तरीके से समझेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरीके से है, एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है परसेंटेज चेंज मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर यानी यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है, टोटल खर्चा जो करते हैं उसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है, ठीक है। और परसेंटेज चेंज मेथड यहाँ पे परसेंटेज की बात होगी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखते हैं कैसे कैसे। तो पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटलेट मेथड, दोनों आप कह सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटलेट मेथड। क्या है ये? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, हमने बहुत बार पढ़ा, अल्फ्रेड शायद ऐसा नाम है, अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से वन फाइंड आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। He observed 3 different situations as under।
तो यहाँ पे ये चेक किया गया है कि हम टोटल खर्चा कितना करते हैं जब प्राइस चेंज होता है तब। वो हम समझेंगे कैसे कैसे हो रहा है। टोटल खर्चे की बात हो रही है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज का एक ही यूनिट नहीं खरीदते हैं, हम किसी चीज का 10 यूनिट खरीदते हैं, 15 यूनिट खरीदते हैं जब प्राइस एक जैसा होता है। जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इस यूनिट में हम कम ज्यादा कर लेते हैं। तो हम समझेंगे कैसे हो रहा है। अपने को बस इतना समझना है कि प्राइस के कम और ज्यादा होने पे हमारा जो खर्चा है वो कैसे हम कम ज्यादा करते हैं, ठीक ना। चलो, तो 3 सिचुएशन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला सिचुएशन है इफ राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कोई कमोडिटी एक्स है, इसके प्राइस में गिरावट या प्राइस में जब ये बढ़ता है तो कॉजेस नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। कहने का मतलब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एक फिक्स अमाउंट रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5,000 रुपया हर महीने खर्चा करूंगा खाने पे, फूड पे, राइट, फूड। ये मैंने डिसाइड कर दिया एग्जांपल कि फूड पे 5,000 करना है। अब मार्केट में चाहे कितना भी प्राइस कम ज्यादा हो, प्राइस बढ़ने दो या कम भी होने दो, मैं 5,000 रुपये खर्चा ही करूंगा, मैंने फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा प्राइस का इफेक्ट मेरे टोटल खर्चे पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्राइस बढ़ेगी तो भी मैं उतना ही खर्चा करने वाला हूँ 5,000, प्राइस कम है तो भी मैं पूरा 5,000 खर्चा करूंगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब राइस और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब कमोडिटी एक्स से इसके प्राइस में गिरावट आ रही है या फिर प्राइस बढ़ रहा है, कॉजेस नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आता एक्सपेंडिचर में, मतलब 5,000 का 5,000 मैं पूरा खर्चा करूंगा, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है कि भाई इक्वल है, नो इफेक्ट। क्या बोलेंगे? नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा डिमांड पे, डिमांड वैसे का वैसा ही है। मतलब एक तरह से यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे, तो एक्सपेंडिचर जो है वैसे का वैसा ही, हमने खर्चा करना बिल्कुल भी कम नहीं किया, चाहे प्राइस बढ़ा तो भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं और प्राइस कम हुआ तो भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं। हम समझेंगे आगे, टेबल भी दिया हुआ है। इफ अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस अ राइज इन, देखो क्या लिखा, इफ अ फॉल इन ओन प्राइस, यानी कि यहाँ पे एक्स है, एक्स का प्राइस कम हुआ तो कॉजेस अ राइज in total expenditure and rise in price cause a fall in total expenditure, एक मिनट, and a rise in price cause a fall in total expenditure on commodity, the elasticity of demand is greater than unitary। तो क्या कह रहा है कि भाई इफ अ फॉल इन ओन प्राइस, यानी कि कमोडिटी की प्राइस में गिरावट आती है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्या है? ग्रेटर देन यूनिटरी, ये नाम है, इसको याद रखो। थर्ड क्या है? इफ अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है कि प्राइस गिरने की वजह से एक्सपेंडिचर भी गिरता है, एंड राइस इन टोटल एक्सपेंडिचर, और प्राइस बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, तो देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। तो ये लेस देन यूनिटरी कहलाता है, लेस देन यूनिटरी। समझना, वापस रिपीट करता हूँ। पहले वाले में क्या था? चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, जो खर्चा था वो दोनों सिचुएशन में बराबर था, 5,000, खर्चा ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। दूसरों की सिचुएशन में क्या हो रहा है? कह रहा है कि अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आप जो है एक्सपेंडिचर कम करते हो, यानी पहले जब मैं 5,000 खर्चा कर रहा था, प्राइस बढ़ने के बाद मैं 4,000 खर्चा करता हूँ, या उल्टा प्राइस कम होने पे मैं अपना खर्चा बढ़ा देता हूँ, यानी पहले मैं 5,000 खर्चा करता था, प्राइस कम होने की वजह से मैंने 6,000 खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। यानी मेरा जो 5,000 फिक्स था वो फिक्स नहीं है, अब मैं या तो कम कर रहा हूँ या तो ज्यादा कर रहा हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। और तीसरा सिचुएशन क्या है? प्राइस बढ़ रहा है तो मैं अपना खर्चा भी बढ़ा रहा हूँ, और प्राइस कम हो रहा है तो मैं अपना खर्चा भी कम कर रहा हूँ, यानी दोनों ही कम हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं लेस देन यूनिटरी। यहाँ पे एक मस्त टेबल दिया हुआ है, इसे समझोगे कैसे दिया है। देखो सिचुएशन दिया है, ये पहला सिचुएशन, दूसरा और तीसरा, जैसे एबीसी नाम दिया है। पहले सिचुएशन में क्या है? एक नॉर्मल प्राइस है, फिर चेंज इन प्राइस, फिर नॉर्मल प्राइस है, चेंज इन प्राइस, नॉर्मल प्राइस है, चेंज इन प्राइस। तो पहले पहला समझते हैं। जब 2 रुपया था तो कितना क्वांटिटी, यहाँ पे देखो केजी में लिखा है, 4 किलो
ये कर रहे थे, खरीद रहे थे। 2 रुपये किलो था तो 4 किलो खरीद रहे थे। तो 2 चौक 8, 2 4 8, यानी टोटल खर्चा कितना कर रहे थे? 8 रुपया। ध्यान देना, ये कंडीशन क्या है, जब 2 रुपया प्राइस था पर किलो, तो कितना कितना किलो डिमांड कर रहे हैं? 4। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है ना, 4 किलो। तो पूरा खर्चा कितना हो गया? 4 किलो खरीद रहा हूँ 2 रुपए के हिसाब से, तो खर्चा कितना हो गया टोटल? 8 रुपया। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस गिर गया, प्राइस को कम किया ना, 2 से 1 रुपया कर दिया। प्राइस कम होने की वजह से मैंने क्या कर दिया? क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली। क्वांटिटी, अब जहां 4 किलो खरीद रहा था, मैं कितना खरीद रहा हूँ? 8 किलो। लेकिन टोटल खर्चा कितना हो रहा है? टोटल खर्चा 1 गुणे 8, 1 रुपया किलो है, 8 किलो खरीदा तो कितना हो गया? ये 8 रुपया हो गया। तो आप देखोगे कि प्राइस कम होने के बाद भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब पूरा टोटल खर्चा कितना किया मैंने। तो जब 2 रुपये मिल रहा था तभी भी मैंने 8 रुपये खर्चा किया था, और जब 1 रुपया मिल रहा था तभी भी मैंने 8 रुपया खर्चा किया है। तो इस मेथड में, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, इसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या कहा जाएगा? सिंबॉलिक लेवल पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा समझेंगे, जिसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, 8 पहले भी था, 8 बाद में भी है, जबकि प्राइस और डिमांड दोनों में फ्लक्चुएशन आया, लेकिन जो लास्ट में खर्चा निकला वो कितना निकला? 8 और 8 ही निकला। चलो बी पे आते हैं। बी सिचुएशन यानी दूसरी सिचुएशन आ गई। ठीक ना, बी मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, बी मतलब दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? जब प्राइस 2 रुपया है तो 4 किलो डिमांड कर रहे हैं, यानी टोटल कितना खर्चा किया? 8 रुपया। ठीक है, प्राइस गिर के 1 रुपया हो गया, 2 से 1 रुपया। डिमांड कितना स्टार्ट कर दिया? 10 किलो। अब जब टोटल करते हैं तो कितना निकलता है? 10 रुपया, यानी टोटल मैंने कितना खर्चा कर दिया? 10 रुपया। इससे क्या नजर आ रहा है कि प्राइस कम होने के बाद मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया। क्या नजर आ रहा है? प्राइस कम होने के बाद मैंने अपना खर्चा जो है 8 से 10 कर दिया, 2 रुपया ज्यादा खर्चा कर रहा हूं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। यस, 8 से 10 हो गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। इसे कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी। यहाँ पे यूनिटरी का मतलब 1 पकड़ा गया है। तो ग्रेटर देन यानी ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो लिखा ना, इसे ई और डी ऐसा लिखा जाता है। तो ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ। तीसरा सिचुएशन क्या है? जब प्राइस 2 रुपया था तो 3 किलो डिमांड कर रहे थे, यानी टोटल खर्चा कितना कर रहे थे? 6, 3 दूनी 6, तो 3 जा 6। और जैसे ही प्राइस गिरकर 1 रुपये हुए, मैंने 4 रुपया डिमांड करना, 4 किलो डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4। यानी खर्चा कम हुआ तो मैंने अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया। प्राइस कम हुआ तो मैंने अपना खर्चा भी कम कर दिया। प्राइस कम हुआ, 2 से 1 हो गया, तो मैंने अपना खर्चा भी कम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, खर्चा कितना हो रहा है? 4 रुपये। राइट, आप देखोगे तो 6 से 4 रुपये पे आ गया, यानी खर्चा कम हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। जबकि डिमांड देखोगे तो 3 से 4 हुआ है, लेकिन खर्चा टोटल जब कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है कि 6 से 4 हो गया है। इसे कहेंगे लेस देन यूनिटरी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये टेबल समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझाओ तो वापस से वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था? प्राइस कम हो रहा है, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन टोटल खर्चा सेम निकला। जब टोटल खर्चा दोनों सिचुएशन में सेम है तो उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, या ईडी इज इक्वल टू 1। दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है? प्राइस तो कम हो रहा है, हमने कुछ ज्यादा और डिमांड भी हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन टोटल जो एक्सपेंडिचर निकला वो क्या निकला? ज्यादा निकला। पहले हम 8 रुपये खर्च कर रहे थे टोटल, अब हम खर्चा कर रहे हैं 10 रुपये। तो इसे कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और तीसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्राइस तो कम हो रहा है, 3 के बजाय हम 4 पे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया वो कम हो गया। पहले 6 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब 4 रुपये कर रहे हैं, यानी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। जब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है पहले की तुलना में, तो उसे कहेंगे लेस देन यूनिटरी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सिचुएशन ए टेबल में शोज दैट व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का प्राइस जब 2 रुपया था तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 8 था, और
जब प्राइस गिर के 1 रुपया हुआ तो भी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, यानी तभी भी 8 ही रुपया था। तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इसमें क्या देखा हमने सिचुएशन बी में, क्या दिखाया गया, व्हेन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इज ₹2, व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹2, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 8। जब प्राइस गिरा, व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹1, टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस टू ₹10। पहले 8 था, प्राइस कम होने के बाद हमने और खर्चा करना चालू किया, 10 रुपये खर्चा करने चालू कर दिया। इन दिस के डायरेक्शन इन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इज अपोजिट टू डायरेक्शन चेंज इन प्राइस, यानी खर्चा हमने बढ़ा दिया, इसे कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब सिचुएशन सी क्या दिखाता है, सी व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹2, टोटल एक्सपेंडिचर 6 था। जब 2 रुपये प्राइस था सिचुएशन सी में, तो टोटल एक्सपेंडिचर 6 था। प्राइस जब 1 रुपये पे आ गया तो क्या हो गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हमने गिरा दिया, 4 कर दिया, यानी 6 रुपये जहाँ खर्च कर रहे थे अब 4 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईडी इज लेस देन 1, राइट। और यहाँ क्या था, ईडी इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ क्या था, ईडी इज इक्वल टू 1। ये याद रखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ सर। इसको देखो ग्राफिकल फॉर्म में भी समझाया गया। ये ED1 है, सॉरी ED ग्रेटर देन 1 है, यानी पहले हम कम खर्चा कर रहे थे, फिर हमने खर्चा बढ़ा दिया, तो ये जो बढ़ा है, ये जो बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक जो है बढ़ा है, राइट। तो ED इज ग्रेटर देन 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक इज ग्रेटर देन 1, राइट। यहाँ से B से लेके C तक क्या है, ED इज इक्वल टू 1, यानी कि भले ही प्राइस कुछ भी हो, हमने क्या किया, हमने अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है सेम रखा, बढ़ा नहीं ना कम किया, सेम रखा, तो इसको कहेंगे ED इज इक्वल टू 1। और तीसरा है ED इज लेस देन 1, ये क्या है, पहले हम इतना खर्चा कर रहे थे, जैसे कि ये 6 रुपये खर्चा कर रहे थे, और अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 4 रुपये। तो जब टोटल खर्चा गिरा दिया, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो इसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक इज लेस देन, ऐसा कहा जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ऊपर, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। ओके, चलो यहाँ पे भी समझते हैं। एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा सा, मैं चाहूँगा आप लोग भी साथ साथ देखो या करो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फाइंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप खुद कर सकते हो, कैसे, प्राइस कितना, 8 रुपया और 10 रुपया। पहले 8 रुपये प्राइस था, तो 100 किलो डिमांड किया जा रहा था, या 100 यूनिट डिमांड किया था, तो 8 का इसमें गुणा कर दो, कितना रुपये खर्च कर रहे थे हम लोग, 800 रुपये ना। यानी पहले सिचुएशन में 8 रुपये प्राइस था, 100 यूनिट खरीद रहे थे, तो 800 खर्च कर रहे थे। प्राइस बढ़ गया, 10 हो गए, अब 10 जब हुआ तो हमने कितना यूनिट खरीदा, 90, तो टोटल खर्चा कितना किया, 90 गुणे 10, 900। क्या नजर आता है, हमने अपने खर्चे को बढ़ा लिया, पहले हम सिर्फ 800 खर्चा कर रहे थे, अब 900 खर्चा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा ED इज ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर बन जाएगा। हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ 800 कर रहे थे, अब हम 900 कर रहे हैं। सेम ऐसे देखो, यहाँ पे 8 रुपये प्राइस है, दूसरे सिचुएशन में सिचुएशन 2 है, तो हम 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, यानी 800 हो गए, टोटल खर्चा कितना हो गया, 800। प्राइस बढ़ गया, 10 हो गया, हमने डिमांड कितना करना स्टार्ट किया, 80, 100 से 80 पे आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, 80 गुणे 8, 80 गुणे 10, 800। यहाँ पे देखो, पहले सिचुएशन में भी जब 8 रुपये प्राइस था तभी भी 800 रुपये खर्च हो रहा था, और जब 10 रुपये प्राइस है तभी टोटल खर्चा 800 ही हो रहा है। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ED इज इक्वल टू 1। तो थर्ड सिचुएशन क्या है, 8 रुपये प्राइस था, तो 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, यानी कि टोटल खर्चा 800 कर रहे थे, राइट। और जब 10 रुपये प्राइस हुआ तो हमने 70 डिमांड करना स्टार्ट किया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 700, 10 गुणे 70। क्या नजर आता है, यहाँ पे खर्चा जो है पहले 800 था, अब हमने 700 कर दिया, यानी खर्चा कम कर दिया है। जब खर्चा कम कर दिया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक इज लेसर देन। इस तरह से समझना है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। Elasticity of demand is less than unity because due to increase in price of commodity, total expenditure also increases. तो ये पहला सिचुएशन दिया है।
ये दूसरा केस दिया है, क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज। ये पहला सिचुएशन था, कंपेयर ही कर लेते हैं। पहला सिचुएशन में देखो 800 से 900 बढ़ रहा है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। दूसरा सिचुएशन 800 और 800 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर हैज नॉट चेंज इवन प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज इंक्रीज, तो ये ईडी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और लास्ट में थर्ड क्या है, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 800 से 700 जो हम लोगों ने किया, तो ईडी इज लेस देन 1 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी से ज़्यादा यानी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज चेंज, या फिर देखते हैं, एक मिनट, तो इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। और छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको भी देखने में आसानी होगी और आप समझ भी पाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।